right. Hello everybody and welcome to the session. Welcome to lecture number 9 of chapter number 3, classification of elements and periodicity in properties. Please let me know in the chat box, Bachcha Party, am I clearly audible and visible to all of you? Hi, good evening everyone. एक बार बता दो जल्दी से, क्या सभी को मेरी आवाज आ रही है एंड मैं दिखाई दे रही हूं? ऑल क्लियर? ऑल क्लियर? हाय ओजस्वी, तमन्ना, शिक्षा, अनन्या, प्रतीक्षा, माही, सिया, सुमित. हाय एवरीवन. आई होप आई एम क्लियरली ऑडिबल एंड विजिबल. परफेक्ट. चलो, तो कैसे हैं हमारे बच्चे? सब मजे में? रिवीजन करके आए होगे रिवीजन करके, है ना? तो आई होप आप सभी ने रिवीजन कर लिया होगा. आज इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है. देखो, अगले हफ्ते तो तुम्हारी छुट्टी है, तो तुम बहुत खुश हो, मुझे पता है. खुश तो बहुत हो गए आज तुम, है ना? तो नेक्स्ट वीक पूरा आपका छुट्टियों में चला जाएगा, है ना? आखिरी वीक पूरा का पूरा तो तुम्हारा छुट्टियों में जाने वाला है ना? बट खैर, हॉलीडे होमवर्क का कुछ इंतजाम कर दे क्या? बताओ, क्या कहते हो? बताओ, हॉलीडे होमवर्क दे दूं तुम्हें? खूब सारा हॉलीडे होमवर्क दे दूं तुम्हें? बताना, ठीक है? बताना तुम. अगर तुम बोलोगे ना तो मैं दे दूंगी होमवर्क, तुम बोलोगे हाँ तो मैं दे दूंगी होमवर्क. चॉइस तुम्हारी है, तुम ना बोलोगे हाँ बोलोगे, ठीक है? सो ऑल राइट, हाय एवरीवन, गुड इवनिंग. लेट्स गेट स्टार्टेड. बट स्टार्ट करने से पहले मुझे एक पेज की याद आ गई. मुझे याद आ गया कि भाई आज है वर्ल्ड एनवायरमेंट डे. तो भाई ये रही आप सभी की प्यारी प्यारी सी तस्वीरें. अपने आप को ढूंढ लो इसमें, तुम कहाँ पे हो, ठीक है? अपने आप को ढूंढ लो बेटा कि तुम इसमें कौन सी फोटो में कहां पे बैठे हुए. जिंदगी में तो तुम ढूंढ नहीं पा रहे हो अपने आप को, और ना तुम ढूंढ पा रहे हो अपने गोल, क्या फाइनल गोल है. पर आज मैं तुम्हें मौका दे रही हूँ खुद को ढूंढने का. ढूंढो इसमें खुद को, अगर तुम दिख जाओ, ठीक है? बट इसमें बुरा मुझे ये लग रहा है कि देख के इसमें मैं ही नहीं हूं. मैंने भी यार पेड़ तो लगाया था, मतलब मेरी ही फोटो नहीं लगाई. देख रहे हो तुम लोग? कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता यार, कुछ भी नहीं हो सकता. नहीं, मेहनत करके पेड़ लगाया है, एक फोटो और वीडियो कुछ भी नहीं है मेरा. चलो कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है, छोड़ दो मैम. बैकलॉग खत्म कर लेंगे. तो ऐसा, ठीक है, अभी रुको. तुम्हें अगर ये डील चाहिए ना, तो मुझे तुमसे फिर कोई मतलब निकलवाना पड़ेगा, ठीक है? तो अभी उस पे आएंगे, तुम्हारे होमवर्क की चर्चा करेंगे हम. फिलहाल हैप्पी वर्ल्ड एनवायरमेंट डे. वर्ल्ड एनवायरमेंट डे की आपको हार्दिक शुभकामनाएं. और ये कोई एक दिन का यार कोई वो नहीं है कि आज पेड़ लगा लिया, कल लगा लिया. टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे घर में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, और अगर मैं उसमें रोज पानी नहीं दूं उनको, तो मेरी मम्मी मुझे खाने को नहीं देंगी. तो बेटर है कि आप पेड़ों को पानी दीजिए, है ना? जिससे कि वो खाना बना पाए खुद का और हमारा भी, ठीक है? तो इन शॉर्ट, ट्रीज, प्लांट्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइव्स. सो मेक श्योर आप उन्हें पानी दीजिए, पौधों को, ठीक है? और अपने मम्मी की मार से बचिए. लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सेशन नाउ. तो ये एक एक्टिविटी थी, बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया. इसके अलावा भी बहुत सारे बच्चों ने हमें टैग भी किया था. मैंने एक एक जा के स्टोरी लाइक कर दी है जितने मेरे पास टैग्स आए हैं. और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. देखो, आज जो हम पढ़ने वाले हैं, जो भी आज हम पढ़ने वाले, वो थोड़ा थोड़ा तो तुमसे रिलेटेड है. नेगेटिविटी आ रही है ना इसमें, देख रहे हो? ये थोड़ा थोड़ा तुम्हारे कुछ दोस्तों से रिलेटेड है, तुमसे रिलेटेड नहीं यार. तुम तो अच्छे बच्चे हो, है ना? ऐसा मैं बोलना चाहती हूँ बहुत टाइम से. तो हमारे बच्चे कहेंगे कि यार हम तो पॉजिटिव मतलब ही है, ठीक है? लेकिन ये नेगेटिविटी क्या है? व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? और मैं आपको एक बात बताऊं, ये टर्म बेटा पढ़ लो यहाँ पे. ये तुमको हर जगह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम आएगा. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसमें बहुत बार कार्बन के साथ ऐसा हुआ, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम थी, उसके साथ ऐसा हुआ, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी. तो एक ऐसा टर्म है जो आपको बार बार यूज करना है, ठीक है? तो इस टर्म को याद रखना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. पर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है? पर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मैम आपने मेरी स्टोरी लाइक नहीं करी. क्यों लगाते हो ऐसी स्टोरी की मुझे लाइक करने में शर्म आए? हाँ, अरे कर देंगे यार, कर देंगे. ढूंढ के स्टोरी लाइक कर रही हूं मैं. और जिनकी अभी तक नहीं हुई है, आज रात का समय दे दो, स्टोरी लाइक हो जाएगी. ठीक है, चलो. तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है, तो बहुत ध्यान समझना. एक मैं हूं, ठीक है? एक यहाँ पे दूसरा है. अभी यहाँ पे हम इंसान की तो बात कर नहीं रहे, ठीक है? तो आप ऐसे समझो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है. मान लो ये तुम्हारा कान है, यहाँ पे तुम्हारा कान है, ठीक है? मेरे अंदर कितनी क्षमता है, कितनी ताकत है कि मैं तुम्हारे कान को खींच लूं. समझ रहे हो तुम? मान लो तुम आज होमवर्क करके नहीं है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? मेरे अंदर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, मैं ऐसे कान पकड़ूंगी, ऐसे मोड़ूंगी और ऐसे घसीट दूंगी. ऑफलाइन मिलो तो तुम एक बार. ठीक है, तो सुनो. तो इन शॉर्ट, किसी एटम की वो टेंडेंसी जिससे वो किसी दूसरे एटम को अपनी तरफ खींच पाए, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. क्या बोला मैम ने?
इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम, डेफिनेशन ध्यान सुनो, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स टू इटसेल्फ। एक एटम की वो ताकत, वो कैपेसिटी, वो टेंडेंसी, वो क्षमता जिससे वो किसी और को घसीट के अपने पास ले आए। पर बेटा तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो, हर एक इंसान घसीटने से पास नहीं आता। तो शायद आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझने में दूसरी डेफिनेशन की जरूरत पड़े, ठीक है? तो समझो व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैम क्या होता है? इट इज दी टेंडेंसी ऑफ एन एटम, मेरे साथ साथ लिखते हुए चलो, ठीक है? टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट, किसको अट्रैक्ट करोगे? इलेक्ट्रॉन्स को। और कोई कहां ही हो रहा है मैम, तो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना है, ठीक है? टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स टू इटसेल्फ। मैं जब तक रिपीट कर रही हूं तुम्हें लिख लेना है। क्या होता है मैम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम। एक एटम की क्या है? ये टेंडेंसी है। इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम। किस चीज की टेंडेंसी? टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स टू इटसेल्फ, अपनी तरफ वो इलेक्ट्रॉन्स को खींच पाए, उसे आप बोलते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एक एटम है, ठीक है? एक एटम है, ये दूसरा एटम है, ठीक है? एक एटम की वो ताकत जिससे वो इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर ले, उसे आप बोलते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है? तो इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम। लेट्स से मैंने बोला ये वाला एटम जो है, चलो ये मान लो ये वाला एटम इसको घसीट रहा है अपनी तरफ, ठीक? ये वाला एटम इसको अपनी तरफ घसीट रहा है, तो कितनी टेंडेंसी से, कितनी ताकत से इसको घसीट रहा है, दैट इज उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब जब मैंने ये डेफिनेशन बोली आपको कुछ समझ में आया? ये कोई एनर्जी नहीं है, ये कोई वैल्यू नहीं है। मतलब ताकत क्या होती है? ऐसा थोड़ी है कि मैम 4 किलो जूल से उसने ऐसा कर दिया होगी, तो टेंडेंसी है ना। और इसको मेजर करने की एग्जैक्ट यूनिट थोड़ी है कोई, ये तो खींचातानी वाली बात हो गई। कोई खींच ले रहा है, कोई नहीं खींच पा रहा है, तो एक ताकत है एक तरीके से। तो इसको एग्जैक्टली मेजर नहीं करते, अभी इसका मतलब समझाऊंगी। ये एक टेंडेंसी है जिससे एक एटम दूसरे एटम को अपनी तरफ घसीट सकता है, ठीक है? अपनी तरफ, तेरी ओर ऐसे करके अपनी तरफ, अपनी ओर कर ले रहा है, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है? ठीक है, अच्छा इसमें जो ऊपर हेडिंग लगी है उसके बारे में बात कर ले, जनरल ट्रेंड के बारे में। जनरल ट्रेंड के बारे में बात कर ले, चलो करते हैं। वैसे तो मैंने आपको सभी का जनरल ट्रेंड ऑलरेडी बता दिया बेटा, है ना? हम सभी का जनरल ट्रेंड ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन हम एक बार आपके कहने पे रिवीजन कर लेते हैं वापस से, ठीक है? तो जब हम बात करते हैं बेटा लेफ्ट टू राइट, जिसे हम बोलते हैं अलोंग अ पीरियड, है ना? बार बार मैं इसको रिपीट करती हूँ, लेफ्ट टू राइट विच मीन्स आप लिख सकते हो अलोंग अ पीरियड। तो सोचो लेफ्ट टू राइट क्या होता है? मैम आपने याद कराया था हमें कि एटॉमिक साइज को छोड़ के और मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर को छोड़ के हर एक जो है वो क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या कर रहा होता है? इंक्रीज कर रहा होता है, और नीचे आने पे डिक्रीज कर रहा होता है। तो ये ट्रेंड तो वही है, ठीक है? लेफ्ट टू राइट ये इंक्रीज करता है। ऑफ कोर्स लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, ठीक? ये तो आपने जनरल ट्रेंड पहले दिन मैंने जो पढ़ाया था वही लिख दिया मैंने, रीजन समझाऊंगी भी, ठीक है? और टॉप टू बॉटम मतलब डाउन अ ग्रुप क्या करता है मैम? ये टॉप टू बॉटम, डाउन अ ग्रुप मैम ये क्या करता होगा? तो ये डिक्रीज करता होगा। ऑफ कोर्स जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में पढ़ा, आयनाइजेशन एनर्जी में पढ़ा, ये सेम है, ट्रेंड सेम है। यहाँ पे ये डिक्रीज करता है, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, ठीक है? मैम ये क्या करता है? डिक्रीज करता है, ठीक है? अब रीजन जानो, आप रीजन खुद से सोचो। लेफ्ट टू राइट एटम का साइज क्या करता है? डिक्रीज करता है या इंक्रीज? डिक्रीज, है ना? लेफ्ट टू राइट एटम का साइज ऐसे होता जाता है, हर एक का रीजन जानना, ठीक है? और टॉप टू बॉटम एटम का साइज ऐसे होता जाता है ना? काम बना दूं, है ना? अब आप बेटा खुद से सोचो, आप मुझे एक सच्ची आंसर देना, ठीक है? एक छोटू सा एटम है, एक बड़ा सा एटम है, ठीक है? मैंने बोला एक ये एटम है और एक ये एटम है, लेट्स से, और एक ये एटम है, यहाँ पे एक एटम बैठा है, ठीक है? आप मुझे आंसर देना, छोटू या बड़ू? बड़ू क्या होता है? बड़ा, ठीक है? छोटू या बड़ा भाई साहब, कौन सा एटम इसको अपनी तरफ खींच लेगा? तो मुझे आंसर दो चैट बॉक्स में, जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर दो, जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर दो, इन द चैट बॉक्स। मैम मेरे में टेस्ट सीरीज नहीं चल रही बेटा, हेल्पलाइन पे कॉल कर लो, एक बार हेल्पलाइन पे कॉल कर लो। आप बात बात पे पर्सनल क्यों हो जाते हो बेटा? जो तुम्हारा दुख है वो पर्सनल नहीं है, वो पब्लिकली है, यूनिवर्सल दुख बनता जा रहा है ये पब्लिकली सबको पता है, तुम्हें पर्सनल क्यों लग रहा है? ठीक है,
पंजाबी में कुछ बोल दो, मैं तेनू बहुत मारूंगी। यही होता है ना, बहुत पीटूंगी। छोटू या बड़ा, जल्दी से बता दो, छोटू या बड़ा, सोचो सोचो सोचो, मैं थोड़ा सा हिंट दूं। ये न्यूक्लियस है ना, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। अच्छा ऐसे भी मान लो, चलो ठीक है, अच्छा इसका न्यूक्लियस यहाँ पे है, ठीक है। सोचो कौन जल्दी खींचेगा, छोटू या बड़ा, छोटू या बड़ा, बताओ, छोटू या बड़ा, बताओ 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 बताओ, छोटू या बड़ा। तो इसका करेक्ट बड़ू क्या होता है, बड़ू मैंने गलती से बोल दिया यार, ये क्या बड़ू बड़ू क्या कर रहे हो। गलती से, देखो मेरी क्लास में ना बहुत सारे ऐसे शब्द होंगे जो तुम्हें लगेगा ये क्या है, पर वो बोल दूंगी मैं गलती से, तुम उसे इग्नोर कर दिया करो। जैसे मैं तुम लोग की हरकतें कर रही हूँ वैसे ही तुम मेरे ये शब्द इग्नोर किया करो, ठीक है। तो बहुत सारे आंसर बड़े आ रहे हैं, तो बेटा तुम बहुत बड़े वाले हो जो आंसर दे रहे हो, कहां से बड़ा वाला तुमको लग रहा है? हाँ, इसका करेक्ट आंसर है बेटा जितनी आपकी सोच है, एग्जैक्टली छोटा छोटू वाला, ठीक है। आप इसका रीजन सोचो क्या हो सकता है, ये न्यूक्लियस है ना। किसी एटम को आपको खींचना है, इलेक्ट्रॉन किसी को भी आपको खींचना है, तो वो काम कौन करेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहां से आएगा? न्यूक्लियस से आएगा, न्यूक्लियस से आएगा। इसकी न्यूक्लियस से डिस्टेंस कैसी है? कम है। इसकी न्यूक्लियस से डिस्टेंस ज्यादा है, इसकी न्यूक्लियस से डिस्टेंस ज्यादा है, और एट द एंड जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो न्यूक्लियस लगाएगा। जो खींचेगा वो तो न्यूक्लियस ही है ना भाई, जो खींचेगा वो तो एक एटम के अंदर न्यूक्लियस का ही काम होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाने का। तो इस वाले के तरफ ये जल्दी खींचेगा, ठीक है, छोटू वाली की तरफ खींचेगा। ये किसकी तरफ खींचेगा? छोटू वाली की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। तो हम बोलेंगे क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रही होगी, ठीक, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रही होगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो हमने बोला एटम का साइज डिक्रीज हो रहा है, एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है, विच मींस न्यूक्लियस पास आता जा रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा और इसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसलिए बढ़ती है क्योंकि जैसे जैसे एक एटम का साइज छोटा होता है ना, उसके न्यूक्लियस से सेंटर, जो न्यूक्लियस बैठा हुआ है सेंटर में, और जो आउटर मोस्ट शेल है उसकी डिस्टेंस कम हो जाती है, तो तेज से खींच पाता है अपनी तरफ किसी इलेक्ट्रॉन को या किसी एटम को, ठीक है। आया समझ में, दिमाग में आया, दिमाग में क्लियर हुई ये वाली बात, रीजन के साथ समझो, ठीक है। अच्छा टॉप टू बॉटम में मैम क्या होगा? तो क्योंकि टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज हो रहा है, अब तो समझ ही गए होगे, टॉप टू बॉटम आने में एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है मैम, जिसकी वजह से मैम न्यूक्लियस का जो चार्ज है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या न्यूक्लियर चार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिख लो, है ना, ये जो है मैम ये कम हो जाएगा और इसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने आपको जनरल ट्रेंड पहले ही बता दिया था, उसका रीजन यहाँ पे होता है। क्लियर है हमारे बच्चों को? क्लियर है ना? जनरल ट्रेंड आपको पहले भी मैं बता चुकी हूँ, पहले दिन पे समझाया था मैंने, बोलता याद कर लेना, रीजन ये है इसका, ठीक है। और अगर आप एक जनरल ट्रेंड का रीजन समझ गए जैसे आयनाइजेशन एनर्जी, तो आप अपने आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी दिमाग में ला दोगे, अपने आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी आपके दिमाग में आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, सब अपने आप हो जाएगा बेटा। तुम मेहनत तो वैसे भी नहीं करना चाहते हो, तो सब अपने आप पढ़ाई तुम्हारी हो जाएगी, बस तुम ध्यान देते हुए चला करो, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये समझ गए होगे। अब हम थोड़ा सा पढ़ लें मैम क्या लिखा है स्लाइड में, आपने तो सब समझा दिया, चलो देखते हैं क्या लिखा है। Electronegativity, it is the tendency of an atom in a molecule to attract the shared pair of electrons towards itself. हमने बोला to attract the electron to itself, एक ही बात है ना, is known as electronegativity, ठीक है। It is a dimensionless property because it is only a tendency, जो मैंने आपको बोला कोई डायमेंशन नहीं है इसकी, हम ही नहीं बोल सकते कि इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसा हो गया, नहीं, वो तो खींच रहा है ना, वो तो ताकत है, वो तो उसकी ताकत है, कोई यूनिट नहीं है वो, तो इट इज डायमेंशनलेस, ठीक है। It basically indicates net resultant of the tendencies of atoms in different elements to attract bond forming electron pairs. जो इलेक्ट्रॉन पेयर का बॉन्ड फॉर्म कर रहा है उसमें कितना घसीट कर सकते हैं एक दूसरे को, ये उसके बारे में बताता है। We measure electronegativity on several scales बेटा, हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को स्केल्स में मेजर करते हैं, है ना। तो जैसे एक दो स्केल्स आई, मतलब कुछ साइंटिस्ट ने एक दो स्केल के बारे में बताया, आपके सिलेबस में वो स्केल्स के बारे में डिटेल नहीं दी गई है, ठीक है। तो आपको सिर्फ ये पता करना है कौन सी दो स्केल है, वो दो स्केल का नाम मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तो स्केल के बेसिस पे मेजर हुआ, मतलब एक साइंटिस्ट है उन्होंने कुछ बताया, जैसे मैं आपको समझाती हूँ, उन्होंने ऐसे बोला कि जैसे कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, कम है, माइनस कर दो, 2 से डिवाइड कर दो,
तो इस तरीके से स्केल के हिसाब से मेजर करना सिखाया जाएगा। मोस्ट कॉमनली जो बेटा स्केल यूज की जाती है वो पॉलिंग स्केल है। इसका पूरा नाम होता है लिनस पॉलिंग स्केल, या इसे आप बोलते हो पॉलिंग स्केल। तो कोई आपसे बोले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, अभी मैं आपको कुछ वैल्यूज बताऊंगी, कोई आपसे बोले वैल्यूज कहां से है, तो आप बोलना पॉलिंग स्केल से ये वैल्यू आई। ठीक है, बस आपको भी यही याद रखना है, बाकी इसके बारे में आपको डिटेल में कुछ भी नहीं दिया हुआ है। ठीक है, फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को मैंने एक बात बताई थी, अब मुझे देखना है कितने बच्चे याद रखते हैं चीजों को। अब पता चलेगा कितने बच्चे याद रखते हैं, अब पता चलेगा कितने बच्चे याद रखते हैं। यहाँ पे एटम की जगह मैं इलेक्ट्रॉन भी पूछ सकती थी आपसे, आपका आंसर वही होता है ना। हो सकता है मैं आपसे पूछती इलेक्ट्रॉन को कौन खींचेगा, ठीक है, टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स टू इटसेल्फ, तो हमारा आंसर छोटू वाला एटम होता। ठीक है, ठीक है, अब मेरे क्वेश्चन का आंसर देना। तुम नहीं बताओगे तो कौन बताएगा, बताओ। क्वेश्चन ये है, एक भाई साहब है, वो बिल्कुल वफादार नहीं थे, वो अट्रैक्ट करते हैं लोगों को पर रखते नहीं अपने पास। मतलब समझ रहे हो, हम तुम्हें अट्रैक्ट कर लेंगे, हम तुम्हारे साथ रहेंगे, भाई शादी आदि की बात मत करो। ये एग्जांपल याद है किसी को, वो कौन था, वो कौन सा एक ऐसा एलिमेंट था जो अट्रैक्ट कर लेता है पर रखता नहीं है इलेक्ट्रॉन को अपने पास? इन द चैट बॉक्स जल्दी से, जल्दी जल्दी से बता दो, एक बार बता दो जल्दी जल्दी से। मैम आइसक्रीम खाओगे? बेटा जिस हिसाब से तुम लोग पढ़ रहे हो, मुझे पता है आगे चल के ये आपका काम होने वाला है, लेकिन जब तक आपकी पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती, होप्स मत खत्म करो, समझ रहे हो? उसके बाद तुम जहां भी बेटा ठेला लगाना, मुझे तुम कॉल कर देना, मैं आऊंगी आइसक्रीम खाने। पर जब तक बेटा पढ़ाई चल रही है, होप्स मत हारो। हो सकता है आप पढ़ जाओ अच्छे से, है ना, पढ़ लो, पिट जाओगे बहुत गंदा। क्या बात है यार, क्या बात है, लेकिन एक बात अच्छा सब तो सही लिख रहे हैं, एक बच्चे ने लिखा है फ्लोरीन। ये फ्लोरीन को क्या यूरिन हो गया क्या? फ्लोरीन क्या होता है? व्हाट इज फ्लोरीन? हाँ क्या है ये? स्पेलिंग नहीं आती है? वेरी गुड, खैर बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर दे दिया, वेरी गुड, फ्लोरीन। अब मुझे ये बताओ, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किस एलिमेंट की होती थी हैलोजेंस में? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हैलोजेंस में किस एलिमेंट की होती थी? ऑप्शन ए क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा किसकी होती थी? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? इट इज दी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज दी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, नहीं था रिलीज था, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन एटम इन अ गैसियस स्टेट एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन। किसी एटम ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया तो उसके जो एनर्जी रिलीज हुई उसे आप बोलते हो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। किसकी होती है हैलोजन में? फ्लोरीन तो नहीं बोलने जा रहे हो? कुछ लोगों ने लिख दिया, देखो पिट जाओगे, क्लोरीन, क्लोरीन। लेकिन वहां पे मैम ने आपको फ्लोरीन के बारे में भी बताया था। तो खैर मुझे पता है आपको याद आ गया, इतने सारे करेक्ट आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड, वेरी गुड। तो बहुत सिंपल सा आइडिया है, देखो फ्लोरीन जो था हमें याद है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा नहीं थी, वो ऐसे छोटा सा था, छोटू सा, इतना सा होता है फ्लोरीन, एकदम छोटा सा, है ना, सबसे छोटा एक तरीके से है। तो उसमें छोटे छोटे से 7 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में बैठे होते हैं, है ना, 7 इलेक्ट्रॉन। तो उसके पास जगह ही नहीं होती कि वो इलेक्ट्रॉन को अपने पास लेके रख ले, लेकिन उसके पास अट्रैक्ट करने की ताकत बहुत होती है क्योंकि छोटू सा है। देखो फ्लोरीन ऐसे दिख रहा है, ऐसे, ये फ्लोरीन है, सोचो, है ना। तो ये किसी इलेक्ट्रॉन को देख रहा है तो ये उसको तेज से खींच लेगा अपनी तरफ। अट्रैक्ट करने की ताकत बहुत है, रखने की नहीं है। तो छोटा एटम है तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा बहुत इजीली। ठीक है, ठीक है, यस मैम। तो यहाँ पे मैं यही आपको बोलने जा रही थी कि जो फ्लोरीन है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है बेटा। फ्लोरीन जो होता है, जो फ्लोरीन होता है सबसे ज्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। वहीं जो क्लोरीन है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है उसकी, ठीक है, मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, है ना, या क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लिख लो, एक ही बात है। पर जो फ्लोरीन होता है उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज आते हैं कि यार ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस क्या है, दोनों ही तो खींच रहे हैं इलेक्ट्रॉन को। फर्क ये है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब है इलेक्ट्रॉन खींचा भी और रखा भी अपने पास, समझ रहे हो, हमने तुम्हें अट्रैक्ट भी किया और तुम्हें रख भी लिया, दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फिर जो एनर्जी निकली दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कह रहा हूं, बस खींचेंगे बस। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स टू इटसेल्फ, whereas इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन एटम इन अ गैसियस स्टेट एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन। दोनों में डिफरेंस क्लियर रखना, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक टेंडेंसी है अट्रैक्ट करने की,
वहीं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एनर्जी जो बाहर निकलती है जब एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, जब आप बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हो ना, ये ज्यादातर आप कोवेलेंट बॉन्ड में बात करते हो, है ना, कि दो ने आपस में शेयरिंग से बॉन्ड बनाया था, एक ने खींच लिया अपनी तरफ, एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था उसने, अरे यार, एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था उसने खींच लिया अपनी तरफ, तो ये हम कोवेलेंट बॉन्ड के लिए ज्यादातर पढ़ते हैं। वहीं जब हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें, तुम्हें पता है एटम जो है वो एनर्जी क्या कर रहा है, बाहर निकाल रहा है, और इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन गेन कब करेगा, किसी बॉन्ड में थोड़ी होना चाहिए, अकेला होना चाहिए, आइसोलेटेड गैसियस फॉर्म, याद है, तो ये आइसोलेटेड एटम के लिए होता है, जहां पे एटम किसी के साथ कंबाइन ना हो, कंबाइन होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा, ठीक है। यूनिट की अगर हम बात करें, इसकी कोई यूनिट नहीं है मैम, ये पॉलिंग स्केल में मेजर किया जाता है, मिल्कन स्केल भी होता है, पॉलिंग स्केल भी होता है, तो पॉलिंग आप याद रख सकते हो, ठीक है, पॉलिंग स्केल में मेजर किया जाता है, कोई यूनिट नहीं होती, और इसकी यूनिट होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, या इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या किलो जूल पर मोल, है ना, इसकी यूनिट होती है। इसकी वैल्यू की बात करें, कोई वैल्यू नहीं होती मैम, कोई वैल्यू नहीं होती। तुम ऐसे समझो, ऐसे समझो, कैसे समझोगे, कुछ भी खींचना, एक रस्सी है उसे खींचना है, ठीक है, तो पहले एक इंसान आया उसने खींचा, दूसरा आया उसने खींचा, तीसरा चौथा पांचवा, ठीक है, मान लो किसी एक से तेज से खींच गई, किसी से धीरे से खींची, है ना, तो आप ये नहीं बोल सकते कि यार ये जो है ना इसने चार, इसका चार है, ये सबसे मैक्सिमम चार, एक नंबर दे दिया उसने खींच लिया रस्सी, ऐसा नहीं होता। आप बोलोगे किसी ने जल्दी खींची, किसी ने देर से खींची, मान लो एक आपने सबको रस्सी खींचने को दी, लेट्स से रस्सी कहीं बांध दी, आपने बोला इसको खींचो और उस जो डोर है उसकी उसको तोड़ दो, तो मान लो 5 लोग आए, उनमें से 4 लोगों ने डोर तोड़ दी, ठीक, तो किसी ने जल्दी तोड़ी होगी, किसी देर में, किसी ने बहुत जल्दी, बहुत धीरे, किसी ने शायद नहीं कर पाया हो, तो ये कंपैरिजन है, कंपैरेटिव वैल्यू है। आप टेंडेंसी निकाल रहे हो ना, एक कंपैरिजन करो, ये जल्दी खींच ले रहा है, ये देर से खींच ले रहा है, कोई वैल्यू नहीं है एग्जैक्ट, तो ये एक रिलेटिव वैल्यू है। जैसे मैंने बोला फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, पता है कितनी होती है, 4, तो 4 का मतलब क्या है, बाकी सबसे वो 4 गुना आगे, मतलब बाकी सबसे वो 4 टाइम्स कुछ हो रहा है उसका, उसकी वैल्यू जो है कंपैरेटिव वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ठीक है, तो ये एक रिलेटिव वैल्यू हमें बताता है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो एग्जैक्ट वैल्यू बता के दे देगा, ठीक है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट किसकी होती है, फ्लोरीन की, अब ये भी बताया सबसे छोटा एटम है तो इससे खींच लेगा इलेक्ट्रॉन को। वहीं इसकी बात करें तो क्लोरीन, फ्लोरीन क्यों नहीं होता, क्योंकि वो एक छोटा एटम है तो वो रख नहीं सकता इलेक्ट्रॉन को। क्या सबको ये क्लियर है बेटा, क्या हमारे बच्चों को सारे एक्सेप्शन समझ में आए, एक्सेप्शंस कह रही हूं, सॉरी, डिफरेंस, पांचों डिफरेंस क्लियर हुए, बताओ 5 डिफरेंस थे, पांचों डिफरेंस क्लियर हुए हमारे बच्चों को, बता दो एक बार जल्दी से, जल्दी जल्दी से बता दो। ग्लिच आ रहा है, हेल्पलाइन नंबर इज नॉट वर्किंग, ये कौन सा हेल्पलाइन नंबर है जो वर्क नहीं कर रहा है भाई। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज लव, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज लव मैरिज, बेटा तुम्हारे तो दोनों में से कुछ नहीं हो रहा, तो पढ़ने पे ध्यान दे लो ना, है ना, मतलब पढ़ लो ना यार, क्लियर, अच्छे से आया, नोट किया सबने, साथ साथ में नोट कर लिया, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस कर लो जल्दी जल्दी से नोट, क्लियर है मैमड़ा, ठीक है। चलो, ये मैमड़ा मैमड़ा क्लास में करते हो तो ठीक है, ये इंस्टाग्राम में मत किया करो आके, वहां आके जब तुम लोग लिखते हो तो मुझसे आधे दोस्त ही मेरे पूछने लगे ये तुम्हें ये क्या लिख रहे हैं बच्चे, मैंने कहा बस रहने दो, बस मत पूछो इसके आगे की बात, ठीक है। 4th पॉइंट फिर से बता दो मैम, 1 2 3 4, अभी इस पे आप आगे भी बेटा बात करोगे इस वाले पे कि जब मैं पोलर नॉन पोलर समझाऊंगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली जब आप निकालते हो तो एक कंपैरिजन निकालते हो, कौन किससे ज्यादा खींच पा रहा है, अट्रैक्शन किसका ज्यादा है किसका कम है, तो एक रिलेटिव वैल्यू होती है, एग्जैक्ट नहीं होती वो वैल्यू। वहीं आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करो तो आप एग्जैक्ट वैल्यू निकालते हो कि 4 किलो जूल पर मोल एनर्जी निकली, क्योंकि वो एनर्जी है, और ये टेंडेंसी है, टेंडेंसी आप एग्जैक्ट वैल्यू मेजर नहीं कर सकते, वो मतलब था उसका, ठीक है। चलो ओके आगे बढ़ते हैं। फैक्टर्स, जो फैक्टर्स बता के गई थी वही सेम है, सब में सेम लगते हैं बेटा, आयनाइजेशन एनर्जी ले लो, चाहे आप आयनाइजेशन एनर्जी ले लो, चाहे आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ले लो, और चाहे आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ले लो, सभी में सेम फैक्टर्स लगते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं एटॉमिक साइज, आपको पता है जितना छोटा एटम उतनी तेज से खींच लेगा, और जितना बड़ा एटम उतनी धीरे से खींचेगा, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एटॉमिक साइज बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी, नहीं खींच पाएगा मैम वो। एटॉमिक साइज कम होगा, छोटा होगा, तेज से खींच लेगा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, ठीक है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। न्यूक्लियर चार्ज या जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, सबको पता है मैम, जितना ज्यादा न्यूक्लियस चार्ज लगाएगा तेजी से खींच लेगा, है ना, और जितना
कम चार्ज लगाएगा, कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करेगा, उतना धीरे खींच पाएगा। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। चार्ज ऑन कैटायन एंड एनायन, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, एक छोटा सा पॉइंट है। अच्छा यहाँ पे 2 पॉइंट मैं आपको बताऊंगी, इन दोनों पॉइंट को ध्यान से सुनना और नोट करना। वैसे तो इसमें से एक पॉइंट ऐसा भी है जो मैं आपको बताऊंगी, बट वो आपको अभी शायद इतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा, तो मैं उसकी भी बात करूंगी, ठीक है। हाँ अभी नोट करना, अभी नोट करना, ठीक है, अभी नोट करना। 2 चीजें, चार्ज ऑन कैटायन, तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कैटायन के चार्ज के, मतलब पॉजिटिव चार्ज के, ठीक। एंड बेटा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है नेगेटिव चार्ज के, नेगेटिव यानी कि एनायन। तो याद रखो किसी में जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा ना उतनी कम उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती जाएगी। जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज, अब मान लो आपको दे दे N2 माइनस 1 माइनस 3 माइनस, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतनी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऐसा कोई भी क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन से याद आया, क्वेश्चन से बहुत प्यारी बात याद आई, आपकी सीपीपी में बहुत प्यारे क्वेश्चंस रखवाए हैं, हाँ बढ़िया क्वेश्चंस है। तो मैंने क्या किया, लास्ट ईयर से भी सीपीपी चेंज कर दी है, लास्ट ईयर वाली सीपीपी आपके में नहीं करवाई है इस बार। ये जो सीपीपी है ना मस्त क्वेश्चन है, मस्त वाले क्वेश्चन है इसमें। पिछले एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले में मैंने वो क्वेश्चंस चेंज किए थे। ये क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व करोगे आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें से 2-4 क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव बेस के भी रखे हुए हैं, ठीक है। मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम जेई में या क्या कहते हैं अलग अलग टाइप के एग्जाम्स है ना, तो उसके हिसाब से भी उसमें क्वेश्चन है, तो बढ़िया क्वेश्चन है, सॉल्व करना अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। और जो पढ़ाया एकदम वैसे ही है, बस थोड़े से ट्रिकी है, घुमा के, तो पढ़ना जरूर, क्वेश्चंस लगाना सीपीपी के। फिलहाल जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतना कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एक एटम में, कैटायन में पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी। एनायन की बात करोगे तो नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती जाएगी। अब एक पॉइंट है हाइब्रिडाइजेशन, अगर आपको समझ में आए अच्छी बात है, ज्यादा आपको समझाऊंगी भी नहीं मैं, क्योंकि नहीं आएगा अभी, ये आपको आगे चल के ऑर्गेनिक वगैरह में जब आओगे तो अच्छे से आएगा। इनफैक्ट नेक्स्ट चैप्टर में भी थोड़ा बहुत आएगा आपको, है ना, बट अभी शायद इतना ना आए, तो आप लिख लो मोर परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर, मोर परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर, ऐसे लिख लो एस कैरेक्टर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इसको लिख के हाईलाइट कर लो, केवल समझो मत अभी, इसको लिख के बस हाईलाइट कर लो, ठीक है। इसको मैं आपको आगे चल के समझाऊंगी, ये आपको आगे चल के समझाए, पर तब मैं पूछूंगी कि एस कैरेक्टर ज्यादा होने पे क्या होगा, तो याद रखना एस कैरेक्टर ज्यादा होने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, बस ये याद रखो, ठीक है। जितना परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर बढ़ता है उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। एस कैरेक्टर क्या होता है, तो एस कैरेक्टर आपको आगे चल के समझ में आएगा, अभी आपको बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ेगा, तो छोड़ दो। अभी याद रखो जितना एस कैरेक्टर उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। आपको नेक्स्ट चैप्टर में ये समझ में आएगा, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में, ठीक है। मैम एक बार इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बता दो। बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है, एक एटम है, उसने इलेक्ट्रॉन लिया, अगर वो इलेक्ट्रॉन लेगा तो वो कुछ एनर्जी निकालेगा, वही होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन एटम इन अ गैसियस स्टेट एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन। एक एटम ने इलेक्ट्रॉन लिया तो उसने एनर्जी बाहर निकाली, तो जो एनर्जी बाहर निकली दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो यहां तक की बात क्लियर है, क्लियर 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 क्लियर, नोट कर लो, आगे बढ़ जाओ। न्यूक्लियर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस डायरेक्टली और इनवर्सली, बेटा न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वही होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सोचो ना, तुम कभी रटो मत कॉन्सेप्ट को, बस समझो। ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज है तो खींचेगा ना इलेक्ट्रॉन को तेज से, रटने की जरूरत ही नहीं है, खुद से सोचो ना। इलेक्ट्रॉन को कौन खींचेगा, जिसपे पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज कहां होता है एटम में, सेंटर में, न्यूक्लियस में। तो जितना ज्यादा न्यूक्लियस चार्ज हम बोल रहे हैं उतनी तेज से खींच लेगा इलेक्ट्रॉन को। बिल्कुल भी मत रटना कोई भी चीज, ठीक है। क्लियर 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 क्लियर, अच्छे से समझ में आया, अच्छे से समझ में आया। चलो आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कुछ वैल्यूज हैं, जितनी वैल्यू अभी लिखी है ये आपको याद रखनी है, ये हमें याद रखनी है। सबसे ज्यादा किसकी होती है, फ्लोरीन की होती है, विच इज 4, इसकी वैल्यू होती है 4, ठीक, फ्लोरीन याद रखना। फिर उसके बाद क्लोरीन, देखो क्लोरीन और नाइट्रोजन बराबर होंगे ना, क्लोरीन और नाइट्रोजन, ये पॉलिंग स्केल के थ्रू मेजर किया गया है, ठीक है। तो ये 3 होती है इसकी वैल्यू, 3 होती है इसकी वैल्यू, ठीक है। उसके बाद देखो ऐसे आ रहे हो, ऐसे आ रहे हो, देखो क्या हो रहा है, आगे जाते जाते बढ़ रही है, लेफ्ट टू राइट देखो इंक्रीज हो रही है, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, है ना, और पीछे आओ तो कम हो रही है। टॉप टू बॉटम देखो क्या हो रही है, टॉप टू बॉटम क्या होती है, डिक्रीज करती है, 4, 3, 2.8, 2.5 डिक्रीज कर रही है, ठीक। तो ऐसे याद करो, यहाँ पे 5-5 का गैप है, नीचे आते जा रहे हो तो ऑलमोस्ट एक बार, मतलब नीचे आने में कोई एग्जैक्ट गैप तो खैर नहीं है, बट यस, तो ऐसे याद रखो 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, फिर नीचे आता टाइम
3, 2.8, 2.5। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है 0.9, 1.2, 1.5, 1.8, 2.1, 2.5। यहाँ पे देखो 3 का गैप दिख रहा है ना, एग्जैक्ट 3, 9, 12, 15, 18, 21, 25 और 30, एग्जैक्ट 3 का गैप पे पॉइंट लगाते जाना है ना, लास्ट में बस 5 का गैप आ गया। ठीक, तो इतनी वैल्यूज आपको याद रखनी है, इतनी वैल्यूज बेटा आपको थोड़ा सा याद रखनी है। ठीक है, हाँ थोड़ी सी वैल्यूज याद रखनी पड़ेगी, थोड़ी सी वैल्यू हमें याद रखनी पड़ेगी। कभी हमसे एक क्वेश्चन ट्रिकी करके पूछ लिया गया तो हम चाहे जो भी आंसर लिखे, हमें थोड़ा सा ब्लफ करना होता है। जब हम आंसर्स लिखते हैं तो हमें कई बार ब्लफ करना आना चाहिए। ब्लफ कैसे करते हैं, आपको पता है कि इसकी वैल्यू ज्यादा, उसकी वैल्यू, मान लो मैंने आपसे बोल दिया कार्बन, बोरॉन, फ्लोरीन अरेंज करो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो थोड़ा सा ब्लफ करना आना चाहिए कि भाई मैंने, मान लो उसने बोला रीजन भी लिख दो, लिख दिया मोर एटॉमिक साइज ये, पर हमें पता होना चाहिए कि फ्लोरीन 4 होता है ना, कार्बन हमारा 2.5 होता है, बोरॉन हमारा 2 होता है, तो मुझे पता भी होना चाहिए, है ना। तो थोड़ा सा इस ब्लफ गेम की वजह से हमें हल्का सा इस चीज को याद रखना होता है दिमाग में। ठीक है, यस, तो इसको नोट कर लेना। ठीक है, नोट करते जाना, अभी आगे भी लिखा हुआ है। ठीक है, फिलहाल सबसे ज्यादा किसकी होती है मैम, फ्लोरीन की। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, मोस्ट होती है। सबसे कम किसकी होती है, सीशियम की, है ना, क्योंकि नीचे आओगे, लेफ्ट कॉर्नर से नीचे आओगे तो सबसे कम हो जाएगी, तो सबसे कम सीशियम की होती है, 0.7 होती है इसकी वैल्यू। It is general observation that metals show lower value of electronegativity as compared to non-metal. नोट करिए, मेटल जो होते हैं हम ये देखते हैं, जनरली ऐसा होता है कि जो मेटल्स होते हैं हमारे, उनमें हम देखते हैं लोअर वैल्यू होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उनकी। वही नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत तेजी से बढ़ती है। ठीक है, देयरफॉर मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। सिंपल सी बात है, मेटल्स में तो पॉजिटिव कैरेक्टर होता है ना, तो जनरली हम बोलते हैं मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव ज्यादा और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कोई यूनिट नहीं होती, मैम ने बता दिया। कोई यूनिट कैसे होगी, वो तो कंपैरिजन होता है ना एक तरीके से। फ्लोरीन 4 है क्योंकि वो सबसे ज्यादा है, उसके बगल में 3.5 हो गया, तो कोई कंपैरिजन है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, तो इट हैज नो यूनिट। इसको मेजर करने के लिए हम स्केल्स निकालते हैं, मतलब स्केल्स होती है, जैसे कि पॉलिंग स्केल है ना, मिल्कन स्केल, जैसा पॉलिंग स्केल इज वेरी फेमस। हमें जो पढ़ाई जाती है वैल्यूज वो पॉलिंग स्केल के हिसाब से पढ़ाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ वैल्यूज लिखी है, यहाँ पे सारी वैल्यूज लिखी हुई है। ठीक है, तो आपको जो याद करनी थी मैंने आपको बता दी। आपको जो मेनली याद करनी है, डी ब्लॉक आपका नहीं पूछा जाएगा, आपको स्टार्टिंग के इतनी बस पूछे जाएंगे। अगर आपसे बेटा वैल्यू भी आपको पूछेगा तो इतनी पूछेगा, देखो ये, एटलीस्ट इनकी याद रखना। हो पाए तो एक और पीरियड नीचे आ जाना, बट एटलीस्ट इनकी याद रखना। ठीक है, हाँ हाँ नोट कर लो, नोट करो, आई एम वेटिंग। समझ गए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, मीनिंग क्या होता है ना, फिर किसमें बढ़ती है किसमें कम होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हर एक वैल्यू समझ में आई। वैल्यू भी हमें याद रखनी है, जैसे हमने क्या याद करा, देखो ये चार्ट में आपको जूम होकर दिखेगा, है ना। तो वैल्यू हमने क्या पढ़ा, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो स्टार्ट होगी वैल्यू 1 से, 1.0 से, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, ये वैल्यू हो गई पूरी की पूरी। ठीक है, अब नीचे वाले में आ जाओ, नीचे वाले में 3 का गैप है। ठीक है, तो सोडियम से स्टार्ट है, 0.9, 1.2, 1.8, सॉरी 1.5, 1.8, 2.1, 2.5, फिर 5 का गैप है 3। ठीक, और उसके नीचे 2.8, 2.5, मतलब हेलोजन तो खैर एकदम ही याद रख लेना, 2.8, 2.5, और हाइड्रोजन इज 2.1। तो याद हो गई वैल्यू, किसे किसे क्लियर, जल्दी से बताओ किसे किसे वैल्यू याद है। मैम सीशियम का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी सबसे कम है, हाँ वो तो बेटा लेफ्ट वाले में कॉर्नर में नीचे आओगे तो वो उसकी वैल्यू कम होती जाएगी, आयनाइजेशन एनर्जी भी कम होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सब कुछ कम है उसका। ठीक है, ठीक है, चलो वैल्यू किसे किसे याद हुई, मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ, नोट करना। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इसकी क्या है 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, और फिर फ्लोरीन सबसे हाईएस्ट 4। ऊपर हाइड्रोजन बैठा रहता है, वो कितना होता है 2.1। उसके नीचे फिर लिथियम के नीचे सोडियम आ रहा होगा ना, सोडियम है 0.9, फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इस तरीके से आगे बढ़ोगे तो 1.9 के बाद 3 का गैप है, 0.33 का मतलब गैप है। तो सबसे पहले आएगा 0.9, 0.9, 1.2, 1.5, 1.8, 2.1, 2.5। अब 2.5 में उसके बाद ब्रोमीन आ रहा होगा ना, क्लोरीन, सॉरी सल्फर और क्लोरीन, 5 का गैप है, 0.5 का गैप है, तो 3 आ जाएगा। फिर उसके नीचे आओगे 2.8, 2.5। इतनी वैल्यूज याद रखना, ठीक है, आपको आगे चल के हर जगह काम आएगी। एक बार प्रीवियस स्लाइड दिखा दो मैम, प्रीवियस स्लाइड देख लो, कर लो, नोट कर लो। आज का सेशन ज्यादा बड़ा नहीं है, आज का सेशन ज्यादा बड़ा नहीं है, चैप्टर ही खत्म हो जाएगा अपना, नोट कर लो अच्छे से। क्लियर है, याद हो गया मैम, क्लास में याद रखना है। देखो
सब कुछ क्लास में, पढ़ाई भी क्लास में, रिवीजन भी क्लास में, याद भी क्लास में, नोट भी क्लास में करो, लर्न भी क्लास में करो, है ना। बस फालतू के काम क्लास में मत करो जो मेन तुम कर रहे हो। ठीक है, खाना भी क्लास में खा लिया मैम, सो भी लिया मैम क्लास में, सब कुछ क्लास, मैम सो लिया क्लास में, नहीं नहीं बेटा ये इतना नहीं, पढ़ाई से रिलेटेड सब कुछ क्लास में, ठीक है। क्लियर 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 क्लियर, वेरी गुड। उसके बाद की स्लाइड, उसके बाद की स्लाइड भी देख लो, चलो कर लो, नोट कर लो। मैम आपका क्रश कौन है? मैं खुद ही हूं बेटा, क्रश व्रश नहीं बनाते, समझ रहे हो। अगर तुम भी पढ़ने में अच्छे होगे तुम्हारा भी कोई नहीं होगा, और तुम तो वैसे भी किसी के नहीं होगे ऑब्वियसली। यार मस्ती मजाक में बोल देते ऐसे, ठीक है, पर्सनल लो, आई मीन सॉरी पर्सनल मत लो, ठीक है। याद इज नॉट इक्वल टू लर्न हो गया है मैम, क्यों? और कितनी देर की क्लास है? तो तुमने सुन लिया कि जल्दी खत्म होना है, तो अब एकदम वो होता ना, जल्दी ही खत्म कर दो। चलो नेक्स्ट टॉपिक, केमिकल रिएक्टिविटी। आई गेस सबने नोट कर लिया होगा इतनी देर, जितनी देर हमने बकवास क्वेश्चन का आंसर दिया उतनी देर सबने नोट कर लिया होगा, ठीक है। इसके क्वेश्चंस मैम कल कराएंगे बेटा, कल कराएंगे, कल डाउट सेशन है, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, फोन हटा रही हूँ, चैट सभी रोक दो। नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल रिएक्टिविटी। अब ध्यान समझो, जैसे मैंने आपको बताया भी था, मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे जो मेटालिक कैरेक्टर होता है वो क्या करता है? मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है? इंक्रीज करता है, और टॉप टू बॉटम डिक्रीज करता है। वही नॉन मेटालिक ऑपोजिट होता है, तो बस यही लिखा है, वही जो रेगुलर ट्रेंड बताया था उसी के हिसाब से। मेटालिक कैरेक्टर जो होता है बेटा एक्सट्रीमली लेफ्ट में कम हो जाता है, डिक्रीज करता है, एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है लेफ्ट टू राइट मूव करने पे। तो इसे आप नोट करना है ना। जनरल ट्रेंड सबने लिख लिया होगा मेरे ख्याल से, एक बार लिख दूं क्या? एक बार लिख दूं जनरल ट्रेंड। सबसे पहले आता है एटॉमिक साइज, फिर आता है आयनाइजेशन एनर्जी, फिर आता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जिसे आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोल सकते हो, फिर आता है हमारे पास क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और लास्ट में फिर आता है मेटालिक कैरेक्टर, फिर आता है नॉन मेटालिक कैरेक्टर। ये होता है, ठीक है। ये लेफ्ट टू राइट क्या करते हैं? ये दोनों लेफ्ट टू राइट क्या करते हैं? डिक्रीज करते हैं, ठीक। और ये सारे लेफ्ट टू राइट क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं, ठीक। और टॉप टू बॉटम में ये क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं, और ये क्या करते हैं? डिक्रीज करते हैं। ये मैंने आपको फर्स्ट डे पे पढ़ाया था, है ना, मतलब फर्स्ट डे मतलब जब भी मैंने आपको ये प्रॉपर्टीज पढ़ाना स्टार्ट कर दी, पहले दिन मैंने आपको ये वाले बात बताई थी। ये पूरा जनरल ट्रेंड है, ये जनरल ट्रेंड दिमाग में सबसे पहले रखना, यहीं से रिलेटेड हर एक कहानी आगे बढ़ती है, तो पहले आपको ये जरूर पता होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो जो नॉन मेटालिक कैरेक्टर है, जब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे, मैंने उल्टा लिख दिया क्या? एक सेकेंड, रुको रुको रुको, ये होगा मेटालिक कैरेक्टर, ये होगा नॉन मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, है ना। तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो है वो लेफ्ट टू राइट जब आप जाते हो तो वो इंक्रीज करता है। जो नॉन मेटालिक कैरेक्टर है वो लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज करता है, लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज करता है। वहीं जो मेटालिक कैरेक्टर होता है वो लेफ्ट टू राइट जाने में क्या करता है? डिक्रीज करता है, ठीक है। तो बस यही वाला पॉइंट है इसमें केमिकल रिएक्टिविटी में, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस व्हाइल मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये बढ़ता है, ठीक है। Now, the chemical reactivity of element can be best shown by its reactions with, अच्छा इसका मतलब समझाती हूँ मैं। तो ये बेसिकली आपको रिएक्टिविटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बोल रहे हैं सबसे अच्छी केमिकल रिएक्टिविटी पता है कब पता चलती है? जब आप किसी को रिएक्ट करा दो ऑक्सीजन से, हैलोजन से, फिर उसके बाद देखो। तो इससे क्या लेना देना बताते हैं, देखो सबसे पहले लाइन पढ़ लो, केमिकल रिएक्टिविटी किसी भी एलिमेंट की सबसे बेस्ट तरीके से देखनी है तो उसे ऑक्साइड से रिएक्ट करा दो या हैलोजन से रिएक्ट करा दो, ठीक है। यस मैम, हियर वी शैल कंसीडर द रिएक्शन ऑफ एलिमेंट्स विद ऑक्सीजन ओनली। हमें जो पढ़ाना होता है, पढ़ना होता है, वो हमें ऑक्सीजन से ज्यादा बताया जाता है, ठीक है। तो हम ये बोलते हैं कि जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स ऑन टू एक्सट्रीम्स ऑफ द पीरियड इजीली कंबाइन विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म ऑक्साइड्स। ऑक्सीजन से कंबाइन करके ऑक्साइड्स बनाते हैं जो एलिमेंट एक्सट्रीम में होते हैं, टू एक्सट्रीम्स, है ना, दो एक्सट्रीम में, लास्ट वाले पोजीशन पे। The normal oxide formed by the element on extreme left is most basic। अब इसको बस यही नोट करना है जो मैं तुम्हें बोल रही हूँ, देखना एग्जांपल समझाऊंगी, ठीक है। जो एक्सट्रीम लेफ्ट में होता है, जो भी एलिमेंट एक्सट्रीम लेफ्ट, ये पीरियोडिक टेबल है, ये पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। जो एक्सट्रीम लेफ्ट में होता है कौन होता है? लिथियम, सोडियम, है ना, पोटेशियम, याद है। एक्सट्रीम लेफ्ट में जो होता है
वो जब ऑक्साइड बनाता है तो उसकी ऑक्साइड बेसिक होती है। ऐसे एलिमेंट जो एक्सट्रीम लेफ्ट में है पीरियोडिक टेबल, लेफ्ट साइड जो बैठे हुए हैं, उनकी जब हम ऑक्साइड देखते हैं तो वो बहुत बेसिक नेचर की होती है। बेसिक नेचर, जैसे सोडियम की ऑक्साइड ले लो, पोटेशियम की ऑक्साइड ले लो, दे आर बेसिक इन नेचर। Whereas that formed by the element on extreme right, जो extreme right में होता है वो एसिडिक होने लग जाता है, जैसे कि क्लोरीन की ऑक्साइड, जैसे कि क्लोरीन की ऑक्साइड। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे। मैम पीडीएफ मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा बेटा, बिल्कुल आपको पीडीएफ अपलोड करवाई जाएगी। ये समझ में आया? मैं पूरा रिपीट करूंगी, बस अभी मेन चीजें नोट करो, ठीक है? जैसे आपने इसमें नोट क्या किया होगा, ऐसे लिखो, नॉर्मल ऑक्साइड एक्सट्रीम लेफ्ट बेसिक होती है। और एग्जांपल ऐसे एरो लगा के ऐसे लिखा होगा आपने, ऑक्साइड, नोट्स में क्या लिखना है, ऑक्साइड एक्सट्रीम लेफ्ट साइड बेसिक होती है, बेसिक होती है। जगह है तो आगे बढ़ो वरना यहां लिख दो, एग्जांपल Na2O। बस इतना आपने एक लाइन लिख ली। और दूसरी लाइन क्या लिखी, एक्सट्रीम राइट, सॉरी ऑक्साइड एक्सट्रीम राइट एसिडिक क्लोरीन ऑक्साइड। दो लाइन में आपने ये सब लिख लिया, ठीक है? यहाँ का नाउ ऑक्साइड्स ऑफ एलिमेंट्स इन द सेंटर आर एम्फोटेरिक। देखो आपने बोला जो लेफ्ट है, जो एकदम यहाँ पे देखो, जो लेफ्ट है बेसिक, यार ये क्या हो रहा है, जो लेफ्ट है बेसिक, राइट है एसिडिक, तो बीच में क्या है, जो एसिड और बेस दोनों दिखा सके, एम्फोटेरिक। जो एसिड और बेस दोनों की प्रॉपर्टी दिखा सके उन्हें बोलते हैं एम्फोटेरिक। सबने पढ़ा होगा क्लास 10th में। एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब होता है जो एसिड की तरह भी बिहेव कर पाए और बेस की तरह भी बिहेव कर पाए, जैसे एल्यूमिनियम की ऑक्साइड है ना। तो क्या लिखा है देखो, ऑक्साइड्स ऑफ एलिमेंट इन द सेंटर, एक्सट्रीम लेफ्ट जान लिया, एक्सट्रीम राइट जान लिया, अब सेंटर में आ जाओ, एम्फोटेरिक होती है। जैसे एल्यूमिनियम की ऑक्साइड, एसिटीन की ऑक्साइड, या फिर न्यूट्रल भी हो सकती है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड है ना। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बिहेव एज एसिडिक और बेस, सबको पता है दोनों की तरह ये प्रॉपर्टी दिखाते हैं। न्यूट्रल ऑक्साइड्स जो है वो ना ही तो एसिडिक होती है ना ही तो बेसिक होती है। मैं पूरा रिकैप करने जा रही हूँ, बहुत ध्यान सुनना और नोट करो। सबसे पहला पॉइंट ये कह रहा है कि जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो हम ये बोल रहे हैं कि जो मेटालिक कैरेक्टर होता है वो डिक्रीज करता है और जो नॉन मेटालिक कैरेक्टर होता है वो इंक्रीज करता है, ठीक है? उल्टा बोला, उल्टा बोला। मेटालिक कैरेक्टर जब है लेफ्ट टू राइट वो डिक्रीज करता है, सही बोला। नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो इंक्रीज करता है, सही बोला है ना। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, ये कह रहा है जो केमिकल रिएक्टिविटी अगर आपको निकालनी है तो कुछ मत करो, किसी भी एलिमेंट को उसके ऑक्साइड से रिएक्ट करा दो या हैलोजन से रिएक्ट करा दो। हमें इसमें जो पढ़ना होता है हम ऑक्साइड से रिएक्ट करके देखते हैं, ठीक है? तो हमने बोला दो एक्सट्रीम एंड्स में एलिमेंट बैठे हैं, कुछ एक्सट्रीम राइट में, कुछ एक्सट्रीम लेफ्ट में, उनकी ऑक्साइड्स बना दो। तो जो एक्सट्रीम लेफ्ट में बैठे हुए हैं उनकी जो ऑक्साइड होती है वो बेसिक होती है, तभी तो बोलते हो एल्कली मेटल, क्योंकि उनकी ऑक्साइड एल्कलाइन होती है। और एक्सट्रीम राइट में क्या है, बार एक्सट्रीम राइट में आ जाते हैं एसिडिक, ठीक है? और जो बीच में है जैसे कि एल्यूमिनियम, एसिटीन, वो क्या है, वो हमारे कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं। एसिडिक भी दिखाते हैं, बेसिक भी दिखाते हैं नेचर। एम्फोटेरिक समझ गए? अच्छा, बीच में कुछ ऐसे भी ऑक्साइड्स होती हैं जो न्यूट्रल होती हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है ना, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये न्यूट्रल होती हैं, यानी कि ना ही तो एसिडिक प्रॉपर्टी दिखाएंगे ना ही तो बेसिक। पूरे पेज को समराइज कर दिया मैंने, पूरे पेज को मैंने समराइज कर दिया। आगे बढ़ते हैं, खत्म। क्वेश्चन कर लो, एक दो क्वेश्चन कर लो। वैसे तो क्वेश्चन आपको कराऊंगी कल वाले सेशन में। Using the periodic table, predict the formulas of a compound which might be formed by the following pairs: silicon and bromine। सोचो सिलिकॉन और ब्रोमीन से क्या पेयर बनेगा? सिलिकॉन क्या होता है +4 या बोलो 4 है ना, ब्रोमीन क्या होता है -1, क्या फॉर्मूला बनेगा SiBr4। ये आ जाएगा इसका आंसर, है ना। एल्यूमिनियम सल्फर, एल्यूमिनियम सल्फर, सल्फर -2 होता है, एल्यूमिनियम +3 होता है, क्या बन जाएगा Al2S3, है ना। ये आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है? बेसिक क्वेश्चन था, बच्चों वाला क्वेश्चन था, है ना। तो आपको खैर मैंने ऐसा बताया, पर आपको पता है कैसे करना होता है, आपको 11th में ऐसे लिखना होता है, वही बता रहे, ब्लफ करना होता है केवल। ये तो असली आंसर है पर ये लिखना नहीं है। लिखना क्या है, सिलिकॉन इज फाउंड इन ग्रुप नंबर 14, ग्रुप नंबर 14, whereas aluminum is found in group number 13, bromine is found in group number 17, है ना, ठीक है। सल्फर इज फाउंड इन ग्रुप नंबर 16, है ना। तो ऐसे लिखो, इसकी वैलेंसी इज 4, इसके आउटर मोस्ट शेल में देयर इज 1 इलेक्ट्रॉन, 1 वैलेंसी, है ना, वैलेंसी। फिर उसके बाद ये कंबाइन कर गया, तो ब्लफ करना आना चाहिए। तो आप अपने आप लिख लो। अब देखो लिखा कैसे उसने,
सिलिकॉन इज इन ग्रुप 14, सेम मैम ने बताया, सिलिकॉन इज इन ग्रुप 14 एलिमेंट विद अ वैलेंसी 4, ब्रोमीन बिलोंग्स टू द हैलोजन वैलेंसी 1, फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड विल बी SiBr4। तो हमने आंसर सही निकाला है। बस थोड़ा सा यार देखो, सिंपल सी बात है, दिखावा आना चाहिए ना लाइफ में, समझ रहे हो? जो दिखता है वो बिकता है, तो थोड़ा सा दिखावा आना चाहिए। कई बार इंसान बहुत ज्यादा, वो भले ही शो ऑफ नहीं कर रहा है, इसको पता नहीं है, बताना नहीं है, तो हम बोलते हैं अरे यार इसको तो कुछ आता ही नहीं है ना। तो ये अच्छी बात नहीं है। कभी कभी थोड़ा थोड़ा ऐसे दुनिया को बेवकूफ बनाते रहना चाहिए टाइम टू टाइम, वरना दुनिया आपको बेवकूफ आपका ऐसा काट के जाती है ना, फिर बेवकूफी पूरी निकल आती है हमारी। तो थोड़ा सा स्मार्ट होना चाहिए लाइफ में, बस वही है। ब्लफ करो, तुम्हें पता है इजी है, पर थोड़ा सा लिख दो, उसको मेंशन कर दो। जैसे बेटा बोर्ड्स में अब हो क्या रहा है, अगर आपको पता हो आपके सीनियर्स के साथ, तो इस बार ऑन स्क्रीन मार्किंग हो गई थी, है ना, तो बहुत सारे बच्चों के नंबर कटे। तो जब टीचर ये कहता था ना कि बेटा अच्छे से लिखो उन्हों, तो सब हंसते थे कि ये क्या लिखने के नंबर मिलेंगे क्या, प्रेजेंटेशन के मिलेंगे क्या? सही बात है, नहीं मिलते, मैं भी नहीं कहती कि क्या कहते हैं डेकोरेट करो, बट आपको एक सही फॉर्म आना चाहिए लिखने का, हमेशा आना चाहिए। वो भले ही 11th में आपको ध्यान ना रहे, कुछ ना हो, बट 12th में देखो इस बार कितना लॉस हो गया उन बच्चों का जिन्होंने फटाफट फटाफट ऐसे कर लिया। तो ऐसे मार्किंग में भी ऐसे होता है ना कि ऑन स्क्रीन देख रहा है टीचर, तो थोड़ा मतलब ऐसे हो रही है गलतियां ये सब। तो जब आप प्रेजेंटेबल रखते हो अपनी कॉपी को, तो आपका ही बेनिफिट होता है उससे, ठीक है। हाँ, तो भाई ये चीज हमें याद रखनी है। नोबल गैसेस नहीं करेगी बेटा, नोबल गैसेस क्यों करेगी? नोबल गैसेस कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वगैरह नहीं करती, ठीक है। अब देखो ये एल्यूमिनियम बिलोंग्स टू दिस 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 दिस, फॉर्मूला Al2S3 आ रहा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शो बाय केमिकल रिएक्शन विद वाटर, Na2O इज बेसिक ऑक्साइड, Cl2O7 इज एसिडिक। तो देखो हमें ये चीज पता है, ये अब देखो उसने ऐसे पूछा, वो हमें ब्लफ कर रहा है, हमें पता है। सोडियम कहाँ आता है? एक्सट्रीम लेफ्ट, एक्सट्रीम लेफ्ट। और हमें पता है जो भी चीज एक्सट्रीम लेफ्ट में आती है उसकी जो ऑक्साइड होती है वो कैसी होती है? बेसिक। क्लोरीन आता है एक्सट्रीम राइट, है ना, और एक्सट्रीम राइट वाले की जो ऑक्साइड होती है वो एसिडिक होती है। तो बस रिएक्ट करके दिखा दो, आंसर आपको पता है ये होने वाला है, ठीक है। तो रिएक्ट कर दो, सोडियम को रिएक्ट करो, सोडियम अपनी हाइड्रोक्साइड बनाएगा, क्लोरीन करो वो HCl4O बना देगा, है ना। तो ये देखो सोडियम ने रिएक्ट किया NaOH बनाया, क्लोरीन ने रिएक्ट किया HClO4 बनाया। बेसिक और एसिडिक नेचर होता है इनका, और इसको आप लिटमस से चेक करते हो, ठीक है। तो एट द एंड तो आपको लिटमस से चेक करना है, पर क्योंकि हम ये बोलेंगे सोडियम की ऑक्साइड जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस है, और जो क्लोरीन की है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। और वाटर कैसा होता है? वो तो एम्फोटेरिक होता है, तो इस वजह से यहाँ पे प्रोडक्ट बन के आ जाएगा। बोलो भाई क्लियर है? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है? दिया कह रही है मैम, मैम बेटा मेरा नाम लेके आपने हमेशा बेइज्जती ही करी है एक बार तो तारीफ कर दिया यार। क्या यार दिया? क्या मैंने तुम्हारा दिल दुखा दिया? दिया क्या मैंने तुम्हारा दिल दुखा दिया? क्या यार दिया? कैसी बात कर रही हो? किसी को कोई भी डाउट है बेटा आज के सेशन में बता दो, कोई भी डाउट है, क्योंकि हमारा चैप्टर पूरा हो चुका है। अभी बताओ इस चैप्टर में कोई भी डाउट है तो रखो अपने पास। अरे यार कल बताएंगे ना डाउट सेशन में, कल है हमारा डाउट सेशन, और उसके बाद तो यार तुम्हारी छुट्टियां ही है पूरे एक हफ्ते की। मैं सोच रही हूँ, मैं देखो प्लान तो देखो, अब वो है ना कि हम लोग का बहुत अस मोमेंट हो चुका है, ठीक है। अब तो मुझसे तक क्लोज हो चुके हो, अरे मैम हमारी मैम, ठीक है। तो मैं ऐसा सच में सोच रही हूँ मैं तुम्हें होमवर्क ना दूं, हॉलीडे होमवर्क ना दूं, मैं बस वही हमेशा की तरह छोटी सी मेरी तुमसे एक मांग रहेगी, है ना, क्या बोलते हैं उसको, रिक्वेस्ट रहेगी कि तुम रिवीजन करते रहना। 3 चैप्टर हो चुके हैं हमारे, तो आपकी छुट्टियों के पहले इन 3 चैप्टर को आप अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना, बस मेरी यही आपसे मांग है फिलहाल की, रिक्वेस्ट है, रिवाइज करते रहना। मैं आपको कोई हॉलीडे होमवर्क शायद नहीं दूंगी, ठीक है। तो तुम खुश हो जाओ, खुशी का माहौल, जश्न मनाओ, तुम्हारा अस मोमेंट काम आ चुका है, तुम्हारा जादू चल चुका है इस चीज में। तो बहुत सारे बच्चे मुझे क्योंकि मैसेजेस कर रहे हैं मैम बैकलॉग क्रिएट हो रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ चाहे आपके किसी भी सब्जेक्ट में बैकलॉग हो उन्हें कवर कर लेना, CPP लगा लेना याद से, तो मैं आपको बता दूं। खैर कल तो छुट्टी नहीं है, मंडे से है, बट यस, क्लियर है यहाँ तक की बात? क्लियर है यहाँ तक की बात? चलो अब आपका एक छोटू सा काम है, कल आने से पहले अच्छे से रिवाइज कर लेना, क्योंकि कल बेटा डाउट सेशन है, और डाउट सेशन में हम क्या करेंगे? क्वेश्चंस करेंगे। वैसे इसके क्वेश्चंस ऐसे एज सच बहुत डिफिकल्ट आपको नहीं लगेंगे अगर आपने अच्छे से पढ़ा है हर चीज और नोट करिए। इनऑर्गेनिक का ही एक चैप्टर होता है, इनऑर्गेनिक थोड़ा सा लर्निंग पोर्शन भी होता है, थोड़ा सा समझ में तो सब आता है पर थोड़ा थोड़ा याद रखना होता है, बट आप कंफ्यूज हो जाते हैं, एक्सेप्शंस वगैरह आ जाते हैं। इसलिए अगर आपने अच्छे से नोट्स बना लिए होंगे तो आपको बहुत आसान लगने वाला है ये चैप्टर, ठीक है। तो थोड़ा सा रिवीजन कर लेना, तो कल हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू यार, इतना प्यारे प्यारे क्यों लिख रहे हो मुझे? अच्छा होमवर्क नहीं दिया मैंने, बहुत शैतान बच्चे हो यार।
दैट्स इट फॉर टुडे। एंड आज बहुत अच्छी बात है, आज हमारी क्लास में एक बच्चे ने छुट्टी नहीं लिखी। धीरे धीरे तुम बड़े होते जा रहे हो क्या? हाँ, क्या आज इंटरेस्ट आ गया है? क्या रीजन है? छुट्टी क्यों नहीं लिखा आज तुम लोगों ने? हाँ, और छुट्टियां तो होने ही वाली है एक हफ्ते की। अच्छा, यू आर वेरी चालाक ब्रो। चलो, क्लियर 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 क्लियर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मैम दोबारा वन शॉट देख ले क्या? आपके तीनों चैप्टर का देख लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, रिवीजन आप किसी से भी कर सकते हो, वन शॉट करो, कुछ भी करो। वैसे बाय द वे मैं तुम्हें बता दूं, एक छोटा सा बात बता दूं तुमको, ठीक है? अपने होने के नाते तुम्हारे जो बैकलॉग्स हैं खुद से क्लियर भी करो, हम भी करवाने वाले हैं तुम्हें, हम भी तुम्हें सब पढ़ाएंगे जो तुम्हें पढ़ा चुके हैं। अब समझदार को इशारा काफी, इससे ज्यादा मैं बात नहीं करने वाली हूँ, तो आगे चल के शायद आपके बैकलॉग्स हम ही क्लियर करवा दें। चलो, क्लियर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो दैट्स इट फॉर टुडे। अब मिलेंगे अगली क्लास में। अच्छा, आज क्लास भी जल्दी खत्म हो गई तो छुट्टी बोलने का मैंने मौका ही नहीं दिया। देख रहे हो, मैंने तुम्हें ब्लफ कर दिया ना। क्लास इतनी जल्दी खत्म करो, बच्चा ही ना बोले कि जल्दी खत्म करो। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। यहाँ पे खत्म होता है हमारा चैप्टर, तो क्लास भी आज जल्दी खत्म होगी। कल आएंगे हम वापस से डाउट सेशन के साथ, रिवीजन